नमस्कार दोस्तों, बॉस क्लासेस फॉर ऑल सब्जेक्ट चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर दें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के विज्ञान विषय के अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं पाठ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पर अंतिम तक बने रहें। तो दोस्तों, चलिए अध्याय पर चलते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। प्रश्न को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, डीएनए कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों पर विद्यमान होता है। जी हाँ दोस्तों, डीएनए कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों पर विद्यमान होता है। डीएनए जीन्स का निर्माण करता है जो गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, डीएनए जीन्स का निर्माण करता है जो गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को लेकर जाता है। जी हाँ दोस्तों, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को लेकर जाता है। यह दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। प्रश्न को फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है अर्थात अलग है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, एक साइड मैंने द्विखंडन और एक साइड बहुखंडन लिख दिया है। तो द्विखंडन की ओर देखेंगे, पहला ऑप्शन है, द्विखंडन विधि में एक जनक जीव विभाजित होकर दो नए जीवों को जन्म देता है। जी हाँ दोस्तों, द्विखंडन विधि में एक जनक जीव विभाजित होकर दो नए जीवों को जन्म देता है। इसी में बहुखंडन की ओर देखेंगे, इस विधि में एक जनक का नाभिक विभाजित होकर अनेकों नए जीवों में बढ़ जाता है। यह दोस्तों, इस विधि में एक जनक का नाभिक विभाजित होकर अनेकों नए जीवों में बढ़ जाता है। द्विखंडन की ओर देखेंगे, केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका कला बाहर से अंदर की ओर धंसने लगती है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका कला बाहर से अंदर की ओर धंसने लगती है। बहुखंडन विधि में केंद्रक विभाजन के बाद प्रत्येक पुत्री केंद्रक के चारों ओर थोड़ा कोशिका द्रव्य एकत्र हो जाता है। जी हाँ, केंद्रक विभाजन के बाद प्रत्येक पुत्री केंद्रक के चारों ओर थोड़ा कोशिका द्रव्य एकत्र हो जाता है। अब द्विखंडन विधि की ओर देखेंगे, पितरी कोशिका विभाजन के बाद दो पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है। फिर से एक बार, पितरी कोशिका विभाजन के बाद दो पुत्री कोशिका में बढ़ जाती है। इसी में बहुखंडन की ओर देखेंगे, पुत्री कोशिकाएं एक पितरी कोशिका की कोशिका कला में होती है। जी हाँ दोस्तों, पुत्री कोशिकाएं एक पितरी कोशिका की कोशिका कला में होती है। अगला प्रश्न है, बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। ये दोस्तों, प्रश्न को फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1, बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों को व्यतीत करने का एक साधन है। बीजाणु अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों को व्यतीत करने का एक साधन है और बीजाणु अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है। अगला ऑप्शन है, तो अगला ऑप्शन है, बीजाणु गोल तथा हल्के होते हैं अतः बहुत आसानी से ये वातावरण में फैल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बीजाणु जो होते हैं गोल तथा हल्के होते हैं अतः बहुत आसानी से ये वातावरण में फैल जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। एक बार फिर से प्रश्न की ओर देखते हैं, परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों,
तो एक तरफ हमने परागन और दूसरी ओर निषेचन क्रिया लिख दिए हैं। तो परागन की ओर देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, परागकणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण परागन कहलाता है। ये दोस्तों, परागकणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण परागन कहलाता है। और निषेचन क्रिया में देखेंगे, परागकण एवं अंडाणु के संयोजन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, परागकण एवं अंडाणु के संयोजन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। अब परागन क्रिया की ओर देखेंगे। कुछ परिस्थितियों में परागकणों को स्थानांतरित करने के लिए वाहकों की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ परिस्थितियों में परागकणों को स्थानांतरित करने के लिए वाहकों की आवश्यकता होती है। इसी में निषेचन की ओर देखेंगे। निषेचन क्रिया में वाहकों की आवश्यकता नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, निषेचन क्रिया में वाहकों की आवश्यकता नहीं होती है। अब परागकण की ओर देखेंगे। परागकणों की बर्बादी बहुत अधिक होती है। जी हाँ दोस्तों, परागकणों की बर्बादी बहुत अधिक होती है। इसी में निषेचन की ओर देखेंगे। इस क्रिया में परागकणों की बर्बादी नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, इस क्रिया में परागकणों की बर्बादी नहीं होती है। अगला प्रश्न है, एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है? जी दोस्तों, एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है? तो हमने उत्तर में एक तरफ एक कोशिक जनन पद्धति तथा दूसरी ओर बहुकोशिक जनन पद्धति लिख दिए हैं। तो एक कोशिक जनन पद्धति को देखेंगे। एक कोशिकीय जीव में अलैंगिक प्रजनन होता है। जी दोस्तों, एक कोशिक जनन पद्धति में एक कोशिकीय जीव में अलैंगिक प्रजनन होता है। बहुकोशिक प्रजनन पद्धति में अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुकोशिकीय जीवधारियों में अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। अब एक कोशिक जनन पद्धति की ओर। एक कोशिकीय जीवधारियों में प्रजनन अंग अनुपस्थित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक कोशिकीय जीवधारियों में प्रजनन अंग अनुपस्थित होते हैं और बहुकोशिक जीवधारियों में प्रजनन अंगों में उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है? प्रश्न को एक बार फिर से देखिए। जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है? तो इसका उत्तर है, जनन क्रिया में एक गुणसूत्र 2 क्रोमैटिड्स में विभाजित हो जाता है जो देखने में समान होते हैं, परंतु इनमें कुछ असमानता डीएनए की प्रतिकृति की वजह से होती है। यह दोस्तों, परंतु इनमें कुछ असमानता डीएनए की प्रतिकृति की वजह से होती है, अतः स्पीशीज की भिन्नता को अस्थायित्व प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? प्रश्न को एक बार फिर से सुनिए। कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर है, पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1, कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधों के समान होते हैं। या दोस्तों, कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधों के समान होते हैं। इसका दूसरा ऑप्शन है, कायिक जनन द्वारा उगाए गए पौधों में पुष्प तथा फूल जल्दी लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कायिक जनन द्वारा उगाए गए पौधों में पुष्प तथा फूल जल्दी लगते हैं। अब तीसरा ऑप्शन है, जिन पौधों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती उन्हें इस विधि से उगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जिन पौधों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती उन्हें कायिक जनन द्वारा उगाया जाता है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।